वेरी गुड मॉर्निंग। मैं एकदम मस्त हूँ, तुम लोग कैसे हो? तो आज हमारा साइंस का तीसरा दिन। 2 दिन तो हमने कर लिया, जिसमें हमने 6 स्टेप्स जाना था कि हम किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से चीजों को सोच सकते हैं और अपनी थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें हमने 6 स्टेप्स किया था। तो 6 स्टेप्स हमने जो कर लिए थे वो क्या थे? सबसे पहले हमने क्या किया था? अवलोकन, यानी चीजों को हमने देखा और उसको ऑब्जर्व किया और समझा उसे। फिर हम क्या करते हैं? वैज्ञानिक मॉडल बनाते हैं ताकि चीजें आसान हो सके। फिर हम विज्ञान की भाषा का उपयोग करते हैं, फिर ज्ञान को बांटते हैं और उसके बाद भविष्यवाणियां करते हैं, जो हमने कल कर लिए थे यहाँ तक। और भविष्यवाणियों को हमने वैज्ञानिक तरीके से यानी साइंटिफिक तरीके से चेक भी कर लिया था। तो इसके आगे काम ही करना है। तो हम चलते हैं पहले उसी स्लाइड पे। ठीक है, इसके आगे हमें करना है। तो उसको समझने से पहले हमको थोड़ा सा एक चीज समझना होगा, और वो क्या समझना है? देखो, साइंटिफिक प्रेडिक्शन जब भी हम करते हैं यानी कि भविष्यवाणियां करते हैं, तब हम बहुत सारी चीजें एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करते। मतलब अगर मान लो मैंने ये बोला कि मेरे पास 4 सिलेंडर है, 4 लीटर ऑक्सीजन है, और मुझे ये निकालना है कि कितने व्यक्ति कितने समय तक इस ऑक्सीजन को ले सकते हैं, तो मैं एग्जैक्ट तो कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि हर आदमी की जो ऑक्सीजन लेने की क्षमता यानी सांस लेने की क्षमता है वो सबकी अलग अलग है। साथ ही साथ में कोई बहुत तेजी से सांस लेता है, कोई धीरे धीरे सांस लेता है। जब हम चल रहे होते हैं तो तेजी से सांस ले रहे होते हैं, और जब हम रुके होते हैं तो धीरे से सांस लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? इन सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए हम सिंप्लीफिकेशन करते यानी कि सरल कर देते, जो कि आज का हमारा टॉपिक, कि हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं और सरल कर देते। तो द आर्ट एंड स्ट्रेटेजी ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब है अनुमान लगाना। हम एग्जैक्ट नहीं करेंगे, बस हम क्या करेंगे? अनुमान लगाएंगे कि इतना होता होगा। जैसे ही हमारा क्वेश्चन दिया बुक में कि आप एक दिन में कितने लीटर वायु सांस लेते हैं, हमें बताना है। तो हमें इस टॉपिक में ये समझना है कि हम साइंस के अंदर चीजों को जल्दी समझने के लिए अनुमान कैसे लगाते हैं, एस्टिमेट कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम एक क्वेश्चन करेंगे, और एक और क्वेश्चन है, तो पहले वो वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे तुम्हें यह अनुमान लगाना है कि एक परिवार है जिसमें 4 मेंबर्स है। कितने मेंबर्स है? 4। तो तुम्हें ये बताना है कि एक महीने में वो भोजन कराने के लिए कितने चावल की आवश्यकता होगी, उनको ये बताओ। यानी एक महीने में वो कितना भात यानी कि चावल खा लेगी, ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे? पहले अनुमान लगाएंगे कि एक आदमी कितना खाता होगा। तो तुम्हारे हिसाब से एक सदस्य कितना चावल खाता होगा एक दिन में? एक पाव कैसे खा लेंगे? एक पाव का मतलब 250 ग्राम। तुम अनुमान लगाओ 250 ग्राम, मान लेते हैं 200 ग्राम खाते हैं। कितना अनुमान लगा रहे हैं, एग्जैक्ट नापने नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कोई 200 से ज्यादा खाता हो, और हो सकता है 200 से कम खाता हो। मैं पूरे दिन की बात बता रहा हूँ कि हमने क्या मान लिया कि 200 ग्राम वो कितना खाता? चावल खाता है एक आदमी। और घर में कितने सदस्य? 4। तो 4 सदस्य कितना खाएंगे? 800 ग्राम। तो एक दिन में 4 लोग कितना खा रहे हैं? 800 ग्राम। और हमें कितने दिन का निकालना है? 30 दिन का, यानी एक महीने का। तो हम महीने का निकालेंगे तो क्या करेंगे? इसको किससे गुना कर देंगे? 30 से। तो यहाँ हम 800 को किससे गुना कर देंगे? 30 से। तो ये कितना आ जाएगा? 8 का 24,000 ग्राम। और जब हम किलोग्राम में इसको बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1000 से भाग देंगे इसको, और 1000 से भाग देंगे तो ये 3030 कट जाएगा। आंसर क्या रहेगा हमारा? तो एक महीने में हमने अनुमान लगाया कि कितना चावल खा जाएंगे, बोलो 24 किलो। ये हमारा अनुमान है, ऐसा ही हो ये जरूरी नहीं है। तो हमने ये अनुमान क्यों लगाया है? ताकि तुम अगर मान लो राशन लेने जाना है तुम्हें, कि पापा चलते इस महीने का राशन लेकर के आते हैं, तो जब भी राशन लेने जाओगे तो क्या करोगे? अनुमान लगाओगे ना। अब एकदम परफेक्ट तो नाप के नहीं रखोगे कि अरे नहीं 20 किलो आटा लगेगा या 24 किलो 235 ग्राम चावल लगेगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि 4 सदस्य वाले एक परिवार को एक महीने में कितने भोजन की आवश्यकता होगी, कितने चावल की? 24 किलोग्राम। और ये हमने अनुमान क्यों लगाया? ताकि चीजें आसान हो सके। क्योंकि अगर मान लो हम ये निकालते कि एक व्यक्ति 210 ग्राम खाया, एक 225 ग्राम खाया, एक 230 ग्राम खाया, और एक 300 ग्राम खाया, तो सबका अलग अलग हो जाएगा। सबको जोड़ो फिर निकालो तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। तो साइंस के अंदर जब भी हम प्रेडिक्शन लगाते हैं तो उसके अंदर चीजों को नापने के लिए हम क्या करते हैं? अनुमान लगा लेते हैं। बहुत ज्यादा कष्ट नहीं करते। ये स्टेप्स हम देख लेते हैं कि हम कैसे अनुमान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? स्थिति को समझेंगे। क्या करेंगे?
जैसे हमने स्थिति को ये समझा कि घर में कितने लोग थे, कितने लोग थे, तो सबसे पहले हमने स्थिति को समझना है कि 4 लोग हैं और क्या निकालना हमें कि वो कितना चावल खा रहे हैं। फिर दूसरा हम क्या करेंगे, ज्ञात राशियों की पहचान करें, यानी हमें क्या क्या निकालना जो हमें पता है उन राशियों की पहचान करेंगे। तो अगर हमें ये निकालना है कि किसी घर में कितना चावल कंज्यूम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये अनुमान लगाएंगे कि एक आदमी कितना खाता है। सबसे पहले हमने अनुमान लगाया कि वो कितना ग्राम खा रहा था, 200 ग्राम। तो ये हमारी ज्ञात राशियां होगी। क्या होगी, ज्ञात राशियां, यानी वो क्वांटिटीज जो हमको पहले से पता है, ठीक है। और हमको पहले से क्या पता है कि एक आदमी कितना खा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ज्ञात राशियों की पहचान करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था वो हमने समझा, फिर हमने समझा कि हमें क्या पता है, फिर हम तीसरा स्टेप क्या करेंगे, सरल करेंगे। क्या करेंगे, यानी आसान करेंगे। तो जैसे हमने आसान करने के लिए कितना ग्राम लिया था, 200 ग्राम ही लिया था, 200 से ज्यादा या कम नहीं लिया, क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो सके, आसान हो सके। और फिर लास्ट में हमने उत्तर निकाला और हमने देखा कि हाँ लगभग लगभग महीने में 24 या 25 किलो ही चावल लगता है। तो हमने जो आंसर निकाला सही है। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, आप एक दिन में कितना लीटर ऑक्सीजन यानी वायु श्वास में लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो हमें क्या निकालना है, कितना लीटर हम सांस लेंगे पूरे दिन भर में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखेंगे कि हम 1 मिनट में कितना सांस लेते हैं। तो अभी मैं टाइमर लगाता हूं, तुम लोग को सांस लेना है और बताना है कि कितना सांस ले लोगे। तुम लोग आराम से सांस लेना है और गिनना है कि तुमने पूरे 1 मिनट में कितना सांस लिया है। तो मैं भी सांस लूंगा और हम सब एक साथ करेंगे, तुम लोग भी करो। चलो, तुम्हें कितना सांस लिया, 1.5 लाख। तो बिल्कुल अब यार ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूं। तो हमने यहाँ क्या देखा कि कुछ बच्चों ने कितने बार सांस लिया, 16 बार, कुछ ने 10 बार लिया। मैंने जो लिया था वो 13 बार सांस लिया था। इस बच्ची ने 9 बार लिया, तुमने 10, तुमने 18 लिया, वो भी ने 12। अगर हम यहाँ पर एवरेज की बात करें तो तुम ध्यान से देखोगे 9 से लेकर के कहां तक जा रहा है, 18 तक, 9 से 18 के बीच में जा रहा है। तो अगर मैं एवरेज की बात करूं यानी कि माध्य जो आएगा, तो हम दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27, यानी कि 13.5, यानी लगभग 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम लोग 1 मिनट में कितना सांस लेंगे, 14 सांस लेंगे। सामान्यतः अगर आदमी कोई रेस्ट में होता है यानी सोया रहता है, आराम कर रहा है, तो 12 से 15 सांसें लेता है। कितनी सांसें लेता है, सांस नहीं लेता है, तुम्हारा दिमाग सांस में अटक गया है। हम सांस को क्या बोले, सांस को भूल जाओ अपनी। तो हम कितना सांस लेते हैं, सामान्यतः 12 से 15 लेते हैं, पर हमने एवरेज जो निकाला वो कितना था, 14। तो हम मान लेते हैं 14 सांस लेते हैं। ये 1 मिनट का है, हमने 1 मिनट में इतना सांस लिया और पूरे दिन में कितना मिनट है, 1440। तो अगर मैं इन दोनों को गुना कर दूंगा तो लगभग लगभग कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 14 चौको 56, हासिल 5, 196 प्लस 5 आ जाएगा 200। यानी हम पूरे दिन में कितनी सांसें लेते हैं, 20,160 सांसें लेता है। तो मैं ब्रीदिंग कर लेता हूँ, तुम लोग को सांस कहने पे सांस सुनाई दे रही है, वो सांस होती है। तो पूरे दिन में हमने कितना सांस लिया, 20,000। तो मैं लगभग लगभग लिखूंगा तो 20,000 सांसें लिया मैंने। अब हम ये देखेंगे कि हर सांस में हमने कितना लीटर सांस लिया, और ये हमको कैसे पता चलेगा कि हमने एक सांस में कितना लीटर सांस लिया। तो तुम्हें बलून फुलाना और तुम देखना है कि कितने सांस में इस बलून को पूरा फुला दे दूं, ठीक है। तो पहले हवा लो, फिर भरो इसको, फिर दोबारा हवा भर लो, तो लगभग लगभग हमने मान लो कितना बड़ा फुलाया हमने, तो 2 सांस में हमने फुला देनी। तो तुम देखोगे इसको फुलाने में मुझे कितने सांस की जरूरत, हमें 5 की जरूरत है। जितना बड़ा बलून मैं कह रहा हूँ उतना बड़ा बलून फुलाओगे तुम, तो लगभग लगभग 2 ब्रीदिंग्स पे तुम फुला लो। समझ आ गया।
और ये कितना लीटर है? 1 लीटर। कितना लीटर है? तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? हमने 2 ब्रीदिंग्स यानी कि 2 सांस लिया तो कितना फुलाया है? 1 लीटर हवा हमने भरा, 1 लीटर भरा। तो अगर मैं ये कहूं कि 1 ब्रीदिंग में यानी कि 1 सांस में हम कितना भरेंगे? आधा लीटर। आधा लीटर भरेंगे तो हमको ये पता चल गया कि हम 1 सांस में कितना हवा लेते हैं? आधा लीटर लेते हैं। कितना लीटर लेते हैं? आधा लीटर। तो हमने पूरे दिन में कितना सांस लिया? 20,000। और 1 सांस में हम आधा लीटर ले रहे हैं श्वास। तो इसका मतलब हमने कितना लिया टोटल? 10,000 लीटर लिया। कितना लिया? यानी कि पूरे दिन में हम लगभग कितना ऑक्सीजन पी लेते हैं? यानी लीटर में 10,000 लीटर हवा को हम अंदर कंज्यूम कर लेते। हम क्या करें? अनुमान लगाने की कला सीख रहे हैं। तो हमने 1 मिनट में लगभग 14 सांस लिया। पूरे दिन में 1440 मिनट होता है, तो इनको गुना करने पे लगभग कितना आता? 20,000। और अभी हमने बलून फुलाया था, और बलून फुलाने के बाद हमको क्या पता चला कि हमने 1 सांस में आधा लीटर सांस लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? टोटल हम कितना सांस लेते हैं दिन भर में? 10,000 लीटर्स। 5 स्टेप्स कर लिए। छठा स्टेप है साइंस में गलतियों से सीखना। जैसे सबसे पहले डाल्टन भैया ने बोला था, डाल्टन भैया एक वैज्ञानिक थे। वो बताए थे कि दुनिया में कोई भी चीज जो है ना, वो एक छोटे कण से बनी है। उस कण का नाम है एटम। क्या नाम है? आइटम नहीं, और इसको हिंदी में कहते हैं परमाणु। तो उन वैज्ञानिकों का मानना था कि हम एटम को और छोटे हिस्सों में बांट नहीं सकते, इसीलिए इनका नाम एटम और परमाणु पड़ा। अब ये एटम वर्ड जो है वो कैसे बना है? ए प्लस टर्म से। ए का मतलब होता है नहीं, और टर्म का मतलब होता है काटना। तो जिसको हम और नहीं काट सकते उसको उन्होंने नाम दिया एटम। अब जैसे क्या परम प्लस अणु। परम का मतलब क्या है? ऐसा अणु जिसके अंदर कुछ और नहीं है, सबसे बेसिक यही है, जिसको हम और छोटे हिस्सों में तोड़ नहीं सकते, उसको हम कहते हैं परमाणु। तो वैज्ञानिक का शुरू में ये मानना था दुनिया के अंदर जो भी वस्तु है वो किससे बनी है? एक बहुत छोटे पार्टिकल से बनी है, और उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु, यानी कि एटम। लेकिन बाद में चल के वैज्ञानिकों ने बोला कि ना ना ना, एटम को हम बांट सकते हैं। एटम के अंदर क्या होता है? एक केंद्र होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, और बहुत सारी चीजें होती है जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा कि पहले वैज्ञानिकों को जो लगता था, अगर उससे बढ़िया एविडेंस मिला तो उन लोगों ने क्या किया? सुधार किया। अब ये नहीं कि अपने जिद पे अड़ गए कि ना डाल्टन भैया ने बोला यही मानेंगे। तो पहले वैज्ञानिकों का क्या मानना था कि एटम को हम छोटे हिस्सों में बांट नहीं सकते। फिर बाद में पता चला कि हम बांट सकते हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इस तरीके से क्या, अगर तुम भी साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी कि साइंटिफिक तरीके से सोचोगी या सोचोगे, तो क्या फर्क होगा कि तुम सबसे पहले क्या करोगे? ऑब्जर्वेशन, फिर उसके बाद मॉडल बनाएंगे, फिर उसके बाद भाषा यूज करेंगे, फिर उसके बाद ज्ञान को बांटेंगे, फिर भविष्यवाणियां करेंगे, और उसके बाद गलती सुधार लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे। इस तरीके से नॉलेज बनता है, और इस तरीके से हम एक साइंटिफिक नजरिया डेवलप कर लेंगे। तो विज्ञान का मतलब फिक्स चीजें नहीं है। विज्ञान में हमेशा क्या होता रहता है? इंप्रूवमेंट होता है। जैसे मान लो तुम में से कोई एक दिन बड़ा साइंटिस्ट बन गया, फिर इसके बाद हो सकता है तुम भी इंप्रूव करवा दो। अब हमें क्या देखना है कि साइंस को हम रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे अभी तुम 10वीं 11वीं 12वीं में, मतलब 10वीं के बाद जब 11वीं 12वीं में जाओगे, तब तुम्हें वहां मिलेगा क्या? साइंस को 3 हिस्सों में बांट दिया है। फिजिक्स की बुक अलग है, केमिस्ट्री की बुक अलग है, बायोलॉजी की बुक अलग है। मतलब चैप्टर जो है वो अलग ही अलग दिया हुआ है, 10th में भी 9th में भी। और जब हम रियल लाइफ में साइंस को यूज करते हैं तो अलग अलग करके यूज नहीं करते, सारी चीजें एक साथ यूज होती है। तो अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा तुम लोग को। हम साइकिल चलाते हैं तो उसमें फिजिक्स क्या है कि कितने बल से हमने पैडल चलाया, कितनी तेज हमारी साइकिल भाग रही है। ये हो गया हमारा फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, ठीक है। और हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा कैसे मिल रही है मांसपेशियों को, इसको हम क्या कहेंगे? रसायन विज्ञान। और मांसपेशियां हमारी कैसे खिंच रही है जब हमने पैडल मारा, तो ये हो जाएगा हमारा जीव विज्ञान। बाकी गति, दूरी, ये सब चीजें क्या है? गणित में आ जाती है। तो रियल लाइफ में हम जो भी चीजें यूज करते हैं वो सारी चीजें मिला के यूज होती है। जैसे 2020 में कोरोना आया था, याद है? तो उस समय मास्क बनाया गया था, याद आ रहा है? तो इस मास्क को बनाने के लिए तीनों चीजें यूज हुई। सबसे पहले कि मान लो कोई सामने से एक आदमी आया, उसको कोविड है मान लेते हैं,
और वो तुम्हारे पास आया, कितने पास आया, मान लेते कि 3 फीट की दूरी पर आया और उसको 6 आ रही थी, उसने 2 गोली दाग दिया 6 करके। तो अब इसके कण क्या होंगे, आएंगे ऐसे। तुम 3 फीट की दूरी पर हो तो तुम्हारे शरीर के अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ फिजिक्स का यूज किया, हमने ये जाना कि ये जो पार्टिकल है कितनी दूरी तक ट्रेवल कर सकते हैं। तो तुमको वो डायलॉग याद होगा कि मास क्या जरूरी, 6 फीट की दूरी, ऐसे करें 6 फीट की दूरी मास क्या जरूरी, ये वाला डायलॉग याद होगा। तो उसमें हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो 6 फीट की दूरी पर होगा तो वो क्या होगा, उसके बाद गिर जाएगा। जिससे अगर ये व्यक्ति यहाँ पर होता तो अगर मान लो ये डिस्टेंस हमने कितना कर दिया, 6 फीट, तो अब ये जो गोली दाग रहा है वो यहीं आके गिर जाएगा, तुम्हारे के अंदर नहीं जाएगा। समझ आया मैंने कहा। तो यहाँ हमने किसका यूज किया, फिजिक्स का। फिर हमने केमिस्ट्री का यूज कैसे किया, हमने इस तरह का कपड़ा यूज किया जिसके कारण ये पार्टिकल इसके अंदर भी ना जाए और हवा भी चली जाए। मान लो कि हमने कोई ऐसा कपड़ा यूज किया होता जिसमें हवा भी नहीं जाती तो आदमी उधर ही नहीं पड़ जाता है, वो हो जाता कि नहीं हो जाता। या फिर हमने ऐसा कपड़ा यूज कर लिया कि ये पार्टिकल भी चुपचाप अंदर चले जा रहा है तो क्या फायदा होता। तो हमने यहाँ किसका यूज किया, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। और बाकी ये पार्टिकल हमारे शरीर के अंदर कैसे जाता है, कैसे रिएक्ट करता है, ये सारी चीजें क्या हो जाएगा हमारा जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। बुझा गया। तो इन सारी चीजों से हम लाइफ में क्या करते हैं, लाइफ में जब भी हम साइंस को यूज करते हैं तो सारी चीजें एक साथ ही यूज हो रही थी, अलग अलग यूज नहीं कर रहे होते। तो अब तक हमने जो पढ़ना था इस चैप्टर में पूरा पढ़ लिया। अब जहां से हमने शुरू किया था वहीं खत्म करेंगे कि अब चैप्टर तो खत्म हो गया। अब इन सब चैप्टर से हमने क्या सीखा, क्या उखाड़ लेंगे। तो सबसे पहले क्या, अगर हम अपना साइंटिफिक अप्रोच अपनाएंगे तो हम अपनी चारों तरफ की टेक्नोलॉजिया को समझ सकते हैं। किसको समझ सकते हैं, टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक को हम आसानी से समझ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे कि अच्छा एआई कैसे काम करता है, फिर उसके पीछे हम रीजन लगाएंगे तो हम टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सीख जाएंगे। तो अब तुम्हें क्या करना है, अपने चारों तरफ की चीजों को ऑब्जर्व करना है। फोन यूज कर रहे हो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील, जो भी स्क्रॉल कर रहे हो, सब चीजें की कैसे काम कर रही है, इसके पीछे क्या रीजन है। और दूसरा क्या कर पाएंगे, सोशल मीडिया पे जितने भी दावे किए जा रहे हैं उनको हम चेक कर पाएंगे साइंटिफिक तरीके से। अब ये नहीं मान लेंगे कि अच्छा मेरी दोस्त ने भेजा है तो सही होगा, है ना। बहुत सारे ऐसे भेज देते हैं कि, जैसे कोई एग्जांपल दो। लड़के को नहीं बोलते हाँ हमें माए रही है, क्यों, पता नहीं बोलती है ना कि बेबी नहीं बात बड़ी। तो जैसे मतलब इस बच्चे की मामी ने क्या कहा कि नींबू काटने से बेबी नहीं होता है, तो इसके पीछे हम क्या लगाएंगे, साइंटिफिक लॉजिक लगाएंगे। साइंटिफिक तरीके से चेक करेंगे कि नींबू काटना होता क्या है, फिर बेबी कैसे होता है, ये हमने पिछले साल पढ़ा ही था। क्या इन दोनों का कोई रिलेशन है आपस में, नहीं। तो फिर इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं, हमने क्या कर दिया, इसको डिबंक कर दिया, यानी कि इसको बोला भाग यहाँ से। तीसरा हम कर सकते हैं प्राकृतिक दुनिया को और जिज्ञासा से, यानी और बेहतर तरीके से जान सकते हैं अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगा तो चैप्टर होता है खत्म यहीं पे। तो तुम सब रेडी हो ना आगे चैप्टर पढ़ने के लिए, बहुत बढ़िया। एक्सपेरिमेंट करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे हम, और सारा इसी पे आएगा, देखते रहना तुम लोग। ठीक है, तुम लोग बहुत चिंता कर रहे हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम कल। तब तक आप मस्त रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। तो मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक बाय बाय। हंसो गाओ।